हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज की मेरी वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है इट्स मी संजू एंड मेरा नाम है संजना। आज मैं जो बात करूँगी वो ओईटी एंड आईएल्स के रिलेटेड करेंगे, क्योंकि जो ओईटी होता है वो भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट होता है और आईएल्स भी। तो इसमें हम बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। दोनों ही ओईटी और आईएल्स दोनों ही इंग्लिश के लिए है, बट इनका डिफरेंस क्या है, तो हम आज इसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे कि ओईटी जो होता है उसका वो किस लिए होता है कि ओईटी जो होता है वो मेनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए होता है। कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, लाइक डॉक्टर्स है, नर्सेज है, रेडियोथेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, कोई भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो अपना ये ओईटी दे सकते हैं। और जो ओईटी में कंटेंट वो होता है वो भी हमारा हेल्थ केयर से रिलेटेड होता है, कि लाइक जो भी टॉपिक्स होते हैं वो हमारे हेल्थ केयर से ही रिलेटेड होते हैं। चाहे वो कोई एक प्रॉपर टॉपिक ऐसा है जो हमारे बुक्स काइंड ऑफ से लगा लो आपकी, लाइक कोई कंडीशन है, कोई हेल्थ कंडीशन उससे रिलेटेड है, या फिर कोई रिसर्च पेपर से लिया हुआ कोई कंटेंट है, बट वो होता ही हेल्थ केयर का है। और आईएल्स में क्या होता है कि आईएल्स में हमारे पास दो टाइप के आईएल्स के एग्ज़ाम होते हैं। एक तो जनरल होता है और एक एकेडमिक होता है। जो जनरल होता है कि नॉर्मल किसी को डिग्री लेवल से कोई कम वाला कोर्स करना होता है, उसके लिए वो लोग जनरल में जा सकते हैं। और एकेडमिक होता है जैसे जिनको अपना अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करने हैं, उसके लिए स्टडी वीज़ा चाहिए, उसके लिए उनका आईएल्स एकेडमिक होता है। और या फिर कोई प्रोफेशनल सेटिंग में जॉब करना है, जैसे कि यही हो गया, नर्सिंग हो गया, डॉक्टर्स हो गया, लॉयर हो गया, ऐसे प्रोफेशनल सेटिंग में जॉब करना, उसके लिए जो होता है एकेडमिक आईएल्स चाहिए ही होता है। तो हम बात कर रहे थे कि एक्सेप्टेंस की। अब एक्सेप्टेंस में क्या है कि जो आईएल्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पे आईएल्स एग्ज़ाम हो जाए एक्सेप्ट करते हैं। और जो ओईटी है वो सभी जगह अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, कि जैसे किसी को अगर कनाडा जाना है तो कनाडा के लिए ओईटी एक्सेप्टेबल नहीं है। यूएस के भी कुछ कुछ जगह है जहाँ पे ओईटी अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ कुछ में एक्सेप्टेबल है। तो ओईटी जो प्रॉपरली एक्सेप्टेबल है यूके में है, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर ओईटी प्रॉपरली एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको जाना ही कनाडा है तो आप उसके लिए ओईटी नहीं दे सकते हैं, आपको आईएल्स ही करना पड़ेगा। बट जो मैं कहती हूँ कि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, लाइक मैंने सिर्फ ओईटी ही किया है, मैंने आईएल्स नहीं किया है। बट जितना मैंने जैसे सुना था कि आईएल्स जो है वो एकेडमिक है, टफ होता है, उसमें क्या होता है कि जो वोकैबुलरी होती है बहुत ज़्यादा एडवांस यूज़ करनी होती है। तो मुझे डाउट था कि मैं वो यूज़ कर पाऊँगी, इसलिए मैंने अपना ओईटी दिया। और ओईटी मुझे बहुत हेल्पफुल लगा एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, क्योंकि जो भी हमारा कंटेंट होता है वो मेनली हमारा हेल्थ केयर सेटिंग से रिलेटेड होता है। हमने कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं हमें लाइक उनको जो भी वो टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ के हमें पता लगता है कि हाँ ये हमारे टॉपिक हमारे हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, या हम इस चीज़ को जो है क्वेश्चंस के हम आंसर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा ओईटी और आईएल्स का। फिर हमारा जो होता है इनकी स्कोरिंग भी है। तो जैसे ओईटी की स्कोरिंग है हमारी ग्रेडिंग में होती है, A to E ग्रेडिंग होती है। और आईएल्स की स्कोरिंग जो है वो बैंड्स में होती है, नंबर्स में होती है। वो 4 जो होता है 4 मिनिमम बैंड होता है, 4 to 9 होता है। तो जब हमारा ओईटी का जो हाईएस्ट स्कोर जो आता है, कि जैसे किसी का 450 to 500 आ गया है, तो उसका ग्रेड 1 आता है। ओईटी में ग्रेड ए हो गया, और आईएल्स में वो हो जाता है बैंड 8 to बैंड 9। ऐसे ही हमारे बाकी जो लोएस्ट ग्रेड होता है ओईटी का वो होता है ग्रेड ई। वो हमारा जो मार्किंग होता है वो 0 to 90 होता है। और आईएल्स में जो इसका बैंड आता है वो बैंड 4 होता है। ये ग्रेड ई बैंड 4 कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, बट ये जो इनका स्कोरिंग क्राइटेरिया ये है। और जब भी हम एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, हमारा
जो स्कोरिंग क्राइटेरिया हम देखते हैं उसमें हमें लिखा होता है कि कितने स्कोर में किस चीज़, क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल होती हैं। लाइक अगर हमारा ग्रेड 200 टू 340 आता है, लाइक हमारा 300 टू 340 के बीच में आता है, तो हमारा ग्रेड जो होता है C+ आ जाता है। तो जो C+ जो ग्रेड होता है उसमें हमारा बता देंगे, उसमें लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं एक्सेप्टेबल होती है, क्यों हमारा लाइक हमारी कॉन्वर्जेशन कैसी है, कि ठीक है थोड़ी गड़बड़ है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या जो भी है, बट वो चीज़ें एक्सेप्टेबल इतना है। तो वो सब हमारा जो स्कोरिंग सिस्टम होता है, आप गूगल करोगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि किस ग्रेड के लिए क्या चीज़ें जो हैं एक्सेप्टेबल ऐसे होती है। देन हमारा जो है उसके बाद की फॉर्मेट्स क्या होते हैं मॉड्यूल्स के। तो जो हमारे जैसे OET है, OET में रीडिंग लिसनिंग राइटिंग और स्पीकिंग है। ऐसे ही IELTS में भी रीडिंग लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग दोनों में ही 4 सेम मॉड्यूल्स है। बट इनमें डिफरेंस क्या हो जाता है कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, और लाइक जैसे स्पीकिंग में है तो स्पीकिंग हमें किस टाइप से करनी है, राइटिंग में किस टाइप से करना है, कि हमें क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, क्या फॉर्मेट यूज़ करना है, वो सब चीज़ें जो होती है हमारी, ये काफ़ी डिफरेंस आ जाता है इन सब में। तो जो सबसे पहले आता है हमारा मॉड्यूल, हमारा रीडिंग मॉड्यूल होता है। रीडिंग में क्या है कि दोनों में ही 60 मिनट्स का हमें टाइम मिलता है, और वो जो 60 मिनट्स का टाइम होता है उसमें हमें अपना पूरा जो भी आंसर्स है वो कंप्लीट करने होते हैं। एग्ज़ाम सेंटर में जो एक भी मिनट क्या सेकंड भी आपको ऊपर नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आपने उन्होंने आपको बोला पेन डाउन तो मतलब पेन डाउन, अगर उन्होंने उसके बाद आपको पेन, अपना पेन पेंसिल जो भी आप पकड़े हुए देखा, तो वो लोग इतना रखते हैं कि वो आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर सकते हैं। तो वो 60 मिनट ही होते हैं सिर्फ। तो जो हमारा IELTS होता है उसमें क्या होता है, हमें 3 लॉन्ग टेक्स्ट मिलते हैं, उसके क्वेश्चंस, उसमें से क्वेश्चन जो होता है उस क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। और वो जो लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं वो आपको किसी जर्नल से दे देंगे, किसी न्यूज़पेपर से दे देंगे, किसी मैगज़ीन से दे देंगे, या किसी बुक से दे देंगे। आपको कहीं से भी वो जो टेक्स्ट होते हैं वो मिल सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो साइंस रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योग्राफी रिलेटेड हो, चाहे वो किसी लाइक सोशल इशू रिलेटेड हो, कुछ भी हो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, और उसको आपको क्वेश्चन जो उसके सॉल्व आउट करने होते हैं। बट OET में क्या होता है कि OET में आपको जो रीडिंग है वो 3 पार्ट्स में मिलता है, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। पार्ट ए में क्या है कि हमारे जो है उसमें टॉपिक मिलता है, एक टॉपिक के 4 स्मॉल टेक्स्ट होते हैं। लाइक हमें एक टॉपिक मिल गया, कोई एंजाइना से रिलेटेड हमें मिल गया, तो सबसे पहला जो पार्ट A होगा उसका ओवरऑल एंजाइना के बारे में बता देंगे, फिर उसका कॉजेज़ क्या होता है वो बता दिया, फिर उसका सॉरी फिर उसका लाइक ट्रीटमेंट क्या है वो आ गया, फिर कंक्लूजन आ गया। ऐसे मतलब लाइक चार चीज़ होगी, चारों में डिफरेंट चीज़ें हैं, बट टॉपिक सेम है, ओवरऑल टॉपिक जो है वो सेम है। तो उन चारों के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, वो क्वेश्चंस के आपको आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। वो इजी क्वेश्चंस होता है, और मेरे अकॉर्डिंग तो वो बहुत इजी है, वो सही मतलब हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने स्कूल में भी किए होते हैं जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो हो जाता है। देन उसके बाद सेकंड जो पार्ट होता है उसमें हमारे सिक्स जो है शॉर्ट टेक्स्ट मिलते हैं। 6 शॉर्ट टेक्स्ट जो होते हैं वो भी हमारे हेल्थ केयर से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बस उसमें थोड़ा सा आइडिया लगाने की ज़रूरत है कि इस चीज़ का हमें जिस्ट कैसे निकालना है, लाइक क्या ये कहना चाह रहा है इसमें, जो भी है राइटर है कुछ भी है, वो आप इजीली कर सकते हो। एंड देन उसका जो है थर्ड पार्ट सी जो होता है उसमें हमारे पास 2 लॉन्ग टेक्स्ट होता है, और दोनों लॉन्ग टेक्स्ट जो होते हैं वो किसी हेल्थ केयर के ही टॉपिक्स होते हैं। तो लाइक आपका कोई रिसर्च से रिलेटेड हो गया उसमें, ऐसे मतलब मेनली जो होता है वो रिसर्च वगैरह से रिलेटेड ही होता है काफ़ी, या फिर कोई हेल्थ केयर रिलेटेड कोई टॉपिक वैसा है जो ऐसे काइंड ऑफ टॉपिक है, वो आपको मिल जाएगा। उसमें से आपको आंसर्स जो है फाइंड आउट करने होते हैं क्वेश्चंस के, और उसमें भी हमारे MCQ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो इजीली आप उसको जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि हमारे
लाइक ऑप्शन जो हमें लगता है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, आप उसको हटा के अपना आंसर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी वोकेबलरी नहीं होती है कि आपको अपना आंसर्स फाइंड आउट करने में टाइम लगे कुछ भी है, बट आईएल्स में वोकेबलरी भी काफ़ी जो होती है एडवांस्ड होती है। आपको क्या है कि उसके वोकेबलरी का जो है मीनिंग देखना होता है, मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड आउट करना होता है। देन उसके बाद जो है हमारा लिसनिंग होता है। लिसनिंग में क्या है हमारा सेम जैसे रीडिंग था, दोनों का डिफरेंट है, लिसनिंग भी दोनों का डिफरेंट है। लिसनिंग में हमारा आईएल्स में 30 मिनट मिलता है, ओईटी में हमें 50 मिनट्स मिलता है। जो लिसनिंग के है उसमें हम आईएल्स का है उसमें हमें 4 रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। चारों रिकॉर्डिंग लाइक हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स को हम कैसे समझते हैं उस सब के लिए मिलती है। चार डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स होती है, जिसमें से 2 की हमारी एवरीडे जो भी कॉन्टेक्स्ट है, एवरीडे टॉपिक्स जो है उन पे मिल जाएगी, और 2 होगी वो हमारी एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट पे मिलेंगी। बट वही है कि अगर आपका एवरीडे कॉन्टेक्स्ट पे है, आपके एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट पे है, तो उसमें फिर वोकेबलरी है जो है वो एडवांस चली जाती है। देन ओईटी जो है, ओईटी में हमारी लिसनिंग 50 मिनट्स की होती है। 50 मिनट्स की लिसनिंग में हमें 3 पार्ट में सेम क्वेश्चंस जो है लाइक पैराग्राफ्स है वो मिलते हैं। 3 पार्ट में 2 कॉन्वर्जेशन स्टार्टिंग की जो होती है वो कि लाइक कंसल्टेशन होती है डॉक्टर पेशेंट के बिटवीन, या फिर डॉक्टर या किसी रिलेटिव के बिटवीन, वो कंसल्टेशन होती है। एक लिसनिंग का जो है, एक कॉन्वर्जेशन के 12 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी सिंपल लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि हमें लिखा हुआ होता है कॉन्टेक्स्ट की ये चीज़ है, और उसमें हमें बीच में इतना ध्यान से सुनना पड़ता है कि जब ये वाली कॉन्वर्जेशन हुई है तो डॉक्टर ने, पेशेंट ने या रिलेटिव ने क्या बोला है, क्या चीज़ है, वो हमें कॉन्वर्जेशन में हमें उसमें फिल आउट करना होता है। जो सेकेंड हमारा होता है पार्ट बी, उसमें क्या होता है 6 कॉन्वर्जेशन, अगेन उसमें भी 6 कॉन्वर्जेशन होती है। वो हमारी वर्क प्लेस रिलेटेड होती है, जैसे कि 2 स्टाफ के बीच में हैंड ओवर हो रहा है, या फिर जैसे पूरा स्टाफ होता है वहाँ पे टीम ब्रीफ होता है तो वो टीम ब्रीफ हो रहा है, तो वो ऐसी कॉन्वर्जेशन होती है। उसमें भी आपको अपने आंसर्स फाइंड आउट करने में आई थिंक ईजी ही होता है, क्योंकि अगर हम किसी को हैंड ओवर दे रहे हैं तो हम कोई ऐसी लाइक ज़्यादा एडवांस्ड इंग्लिश यूज़ नहीं करते हैं, हम कोई ज़्यादा एडवांस्ड वोकेबलरी यूज़ नहीं करते हैं हॉस्पिटल में अपना टीम ब्रीफ वगैरह के टाइम पे, तो ऐसे ही नॉर्मल वोकेबलरीज होती हैं इसमें भी। एंड देन जो पार्ट सी होता है उसमें वो हमारा दो अलग अलग कॉन्वर्जेशंस होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनकी प्रेजेंटेशंस होती है कि जैसे उन्होंने कोई रिसर्च की है, रिसर्च टॉपिक पे उन्होंने प्रेजेंटेशन करनी है, वो प्रेजेंटेशन होती है, उसमें से हमें क्वेश्चंस निकालने हैं। तो वो भी है कि ओवरऑल क्या होता है कि इसमें हमारा जो भी है मेनली हमारे टॉपिक से, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रिलेटेड है, तो वो हमारी जो वोकेबलरीज होती है हेल्थ प्रोफेशनल से रिलेटेड वो हमें लाइक अंडरस्टैंड ईजिली हो जाती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होते समझने में ज़्यादा, तो ठीक होता है। जबकि जो आईएल्स होती है उसकी वोकेबलरी काफ़ी लाइक बहुत ज़्यादा टफ होती है मुझे जैसा लगता है, तो वो समझने में थोड़ा टाइम, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप उसमें आईएल्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं होता है कि अगर हाँ आपने हेल्थ केयर किया तो सिर्फ आपको ओईटी ही करना। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी वोकेबलरी इतनी अच्छी है, आपकी ग्रामर इतनी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली आईएल्स कर सकते हैं। देन हमारा थर्ड जो है वो स्पीकिंग है। स्पीकिंग में क्या है कि आईएल्स में हमारी स्पीकिंग 11 to 14 मिनट्स की होती है। 11 to 14 मिनट्स की स्पीकिंग में सबसे पहले वो जो पार्ट ए होता है लाइक नॉर्मल वन, सबसे पहले कॉन्वर्जेशन होती है जनरल टॉपिक पे, जो है आपका एग्जामिनर है या जो भी एग्जामिनर है वो आपका जनरल टॉपिक्स पर आपसे कॉन्वर्सेशन करेगा, आपकी वर्क रिलेटेड या फिर फैमिली या फिर डेली लाइफ रिलेटेड, ऐसे जनरल कॉन्वर्सेशन में ही वो आपका लाइक देखते हैं कि कितना ये पर्सन कम्युनिकेट कर पाता है, कितना इसका लाइक
वोकैबलरी है वो उसमें भी देखते हैं कि लाइक जनरल डेली लाइफ टू लाइफ जो है, डे टू डे लाइफ जो है उसमें वो कैसे कम्युनिकेट करता है। सॉरी पहले ही बोल रही हूँ, जो मेरा ये थोड़ा सा वो हो रहा है क्योंकि बहुत लंबा लंबा जैसे बोलते हैं तो हो जाता है मेरे साथ कभी कभी, सो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। देन फिर उसके बाद हमारा जो जनरल कॉन्वर्सेशन होता है, फिर उसके बाद जो होता है वो प्रेजेंटेशन होती है। आपको एक टॉपिक मिलेगा, कोई भी आपको टॉपिक देंगे, उसके ऊपर आपको एग्जामिनर बोलेगा कि इस टॉपिक के ऊपर आप अभी बोलो, आपको जो भी आपके माइंड में आता है वो बोलना है, और वो सब चीज़ें आपको बोलनी होती है, वही सब एडवांस्ड वोकैबलरी यूज़ करके। लाइक मैंने अपनी फ्रेंड से ही इसके बारे में बात की थी कि उसने जैसे अगर उसको पता हो IELTS वगैरह के बारे में, तो उसने IELTS दिया था पहले, तो वो बताती, उसका टॉपिक था मिरर। एंड मिरर पे आप 2 मिनट 3 मिनट क्या बोल सकते हो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि लाइक इतना 2 लाइन बोल दी या 3 लाइन बोल दी, कुछ बोल दिया, बट इतना ज़्यादा 2-3 मिनट के लिए उस पर कंटिन्यूस बोलना और एडवांस्ड वोकैबलरी यूज़ करके बोलना बहुत ज़्यादा ही वो हो जाता है, टफ हो जाता है मेरे लिए। सो अगर आप कर सकते हो ऐसा, लाइक क्योंकि ये सुनो, ये बोलते हैं कि IELTS में क्या होता है कि ना आपको अंडर द स्काई कुछ भी पूछ लेते हैं, कि लाइक आपको किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे, आपको उसके ऊपर बोलना है। तो अगर आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप बोल सकते हो, आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। देन उसके बाद फिर हमारा जो OET है, OET में हमारी कॉन्वर्सेशन जो होती है वो 20 मिनट्स की होती है। 20 मिनट्स में क्या होता है, पहले तो जो इंटरव्यू होता है नॉर्मल, जो हमारा एग्जामिनर होता है उससे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन वगैरह होती है। देन उसके बाद एग्जामिनर अपनी जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक के रिलेटेड जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें हमें 2 टॉपिक्स मिलते हैं। 2 टॉपिक, पहले आपको एक ही टॉपिक मिलता है, आपको टॉपिक जो कार्ड मिलता है, नोट मिलता है टॉपिक का, उस पर आप पढ़ सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं जो भी है। आपको 2 से 3 मिनट मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए कि हाँ मुझे ये टॉपिक मिला है, मेरे ये हिंट्स है, तो मैं इनको कैसे यूज़ करूँ। तो आपको 3 मिनट आराम से मिल जाता है प्रिपरेशन के, और फिर आपको उस टॉपिक पर 5 मिनट कॉन्वर्सेशन करनी होती है एग्जामिनर के साथ। लाइक एग्जामिनर एज अ प्ले करेगा एज अ पेशेंट, एग्जामिनर प्ले करेगा एज अ रिलेटिव, तो आपको उस पर करना होता है। अगर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ मुझे बोलना है ना एक टॉपिक पर 2 मिनट, तो भी मैं नहीं बोल पाऊंगी। बट हाँ, अगर मेरे साथ उस कॉन्वर्जेशन में कोई और इन्वॉल्व है, लाइक जैसे मैंने OET का बताया कि OET में एक टॉपिक मिलेगा हेल्थ के रिलेटेड मिलेगा, कि लाइक जैसे हम पेशेंट से किस चीज़ पर बात कर सकते हैं, हेल्थ के कंडीशंस पे बात कर सकते हैं, अटेंडेंट्स जो होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो किस चीज़ पे बात करेंगे, पेशेंट की हेल्थ कंडीशंस पर ही बात करेंगे, उस पर हम बात कर सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए, कि लाइक मैं यहाँ से आंसर कर रही हूँ, मेरा जो सामने जो दूसरा पर्सन है वो आंसर कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, मैं आंसर कर रही हूँ, वो सब वो जो कॉन्वर्सेशन होती है 5 मिनट के लिए हो जाती है। एंड फिर उसमें दूसरा टॉपिक भी सेम ही होता है। तो और OET में मुझे ये चीज़, मुझे नहीं औरों का नहीं पता, बट मेरा ये अच्छा हुआ था कि लाइक जैसे मैं एग्ज़ाम दे रही थी स्पीकिंग का, तो मेरा स्पीकिंग जो है वो थोड़ा सा हेजिटेशन नहीं, नर्वसनेस में मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया था, आई थिंक सो। तो मेरे एग्जामिनर इतने अच्छे थे कि उन्होंने उस टॉपिक से ही रिलेटेड खुद से क्वेश्चंस पूछना शुरू किए। उन्होंने जब वो क्वेश्चंस मेरे नोट में नहीं थे, बट उन्होंने क्वेश्चंस पूछना शुरू किए कि लाइक नॉर्मली कोई भी रिलेटिव अगर अपनी फैमिली के बारे में कुछ पूछ रहा है, अपने नोन के बारे में कुछ पूछ रहा है जो भी, तो कैसे क्या क्या वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, उसने मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे और मैंने वो रिप्लाई किए, तो वो भी एक उसी मेरे रिकॉर्डिंग में आ गए, और आई थिंक वो हेल्पफुल बहुत हुए हैं वो भी मेरे एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो ये भी अच्छा एक पॉइंट हो जाता है कि आपको हेल्प करने के लिए एग्जामिनर होता है OET में, बट IELTS में एग्जामिनर आपकी हेल्प इसमें नहीं कर सकता है। एंड OET में क्या होता है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो ऑस्ट्रेलिया जाती है, वहाँ से वो लोग आपको जो है स्कोरिंग देते हैं, आपको
लाइक आपका रिजल्ट क्लियर करते हैं। बट आईएल्स में जो है आपका स्कोरिंग जो है वो एग्जामिनर ही देते हैं, ये डिफरेंस है दोनों का। देन फिर हमारा आ जाता है राइटिंग का। राइटिंग में क्या है, आईएल्स की जो राइटिंग होती है उसमें आपको 60 मिनट्स के लिए लिखना होता है। आपको एक ग्राफ देंगे, आपको एक डायग्राम देंगे, आपको कोई चार्ट देंगे, आपको उसके ऊपर लिखना होता है। उस जो डायग्राम है, ग्राफ है, चार्ट है, उसका जो भी डेटा है, रिपोर्ट है, वो लिखनी होती है 150 वर्ड्स में। तो एंड दूसरा उसमें आपको लिखना होता है कि कोई भी आपको टॉपिक देंगे उस पर आपको ऐसे लिखना होता है 250 वर्ड्स में। एंड बट ओईटी में क्या होता है कि ओईटी में ना आपको एक पूरा केस नोट मिलता है, लाइक पेशेंट नेम, हिस्ट्री, पेशेंट की लाइक नेम, एज, एड्रेस, सोशल हिस्ट्री एंड लाइक पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, फिर उसका अभी क्या कंडीशन चल रहा है, क्या टेस्ट हो चुके हैं, डायग्नोसिस क्या हुआ है, क्या प्लान है, वो सब आपको पूरा सब कुछ मिलता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके, उस केस नोट को यूज़ करके आपको एक लेटर लिखना होता है बस। ऐसा नहीं है 2 या कुछ ऐसे लिखना होता है, एक लेटर लिखना होता है, वो 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होता है। एंड वो लेटर जो होता है आप एज अ नर्स आप डॉक्टर को लिख सकते हो, आप एक नर्स को लिख सकते हो, आप एक डाइटिशियन को लिख सकते हो, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को लिखते हो। वोकेबलरी बहुत यूज़ होती है। बट ओईटी में आपको इतना एडवांस वोकेबलरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप राइटिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, उसमें आप जो हमारे नॉर्मल हेल्थ केयर रिलेटेड वोकेबलरी आप वो यूज़ कर सकते हैं। और राइटिंग में आप लाइक जो आपका कंटेंट है उसको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी इतना एक्सेस में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका इसमें मेन क्या होता है ओईटी में, कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो राइटर को एक एग्जामिनर को एक ईजी वे में समझ आए। कि लाइक अगर मैं पेशेंट के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ तो पेशेंट को नहीं चाहिए कि मैं उसके साथ एक एडवांस्ड वोकेबलरी में बात करूँ। पेशेंट को नॉर्मल वोकेबलरी में ही बात करनी है। तो मैं उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, उसको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना वो कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो वो सब चीज़ें देखी जाती है। अगर बात होती है राइटिंग की, अगर राइटिंग में हम थोड़ी सी वोकेबलरी यूज़ करते हैं, उसमें भी हम मेडिकल वोकेबलरी यूज़ करते हैं। कि लाइक पेशेंट के सामने हम ऐसे एंजाइना नहीं बोल सकते। लाइक एंजाइना, पेशेंट को नहीं है नॉलेज एंजाइना क्या है, पेशेंट को पता है कि चेस्ट पेन क्या है, बट एंजाइना पेशेंट को हम डायरेक्ट ऐसे लाइक नहीं वोकेबलरी यूज़ कर सकते। तो वो हमारे लिए वो भी इजी हो जाता है कि हमें अपनी स्पीकिंग में नॉर्मल ही वोकेबलरी यूज़ करनी है। राइटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं कि लाइक ही हैज़ अ लाइक हिस्ट्री ऑफ एंजाइना और समथिंग लाइक दिस, ऐसे हम वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो बट आईएल्स में क्या होता है, वो एडवांस्ड वोकेबलरी जो वो यूज़ करनी है। आप चाहे कोई भी मॉड्यूल कर रहे हैं, रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग, आपको उस पर बहुत ध्यान देना होता है। और आईएल्स में क्या होता है, फिर अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है, मेरी जैसे बहुत लाइक मैं खुद बोल रही हूँ कि लाइक कि मेरी जो इंग्लिश की नॉलेज वो बहुत बेसिक थी। आई कुडंट डू आईएल्स इफ आई हैड टू गिव ऑल्सो। सो मैंने इसलिए ओईटी ही चूज़ किया, क्योंकि ओईटी में टाइम इतना कंज्यूमिंग नहीं था। लाइक मिनिमम 3 मंथ्स बहुत थे। बट अगर मैं आईएल्स करती तो आई डोंट नो कि मैं कितना टाइम और लेती उसके लिए, क्योंकि मुझे वो एडवांस वोकेबलरीज याद करनी पड़ती, मुझे वो लाइक हर चीज़ को बनाना, बोलना, वो सब चीज़ें मुझे वो प्रैक्टिस करना पड़ता, वो बहुत मेरे लिए। हाँ, बट अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। बट ये सिर्फ ये सोच कर के नहीं, आईएल्स का जो है फीस कम है और ओईटी की ज़्यादा है, तो आप आईएल्स के लिए चले जाओ। बट आपकी बेसिक्स, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है आईएल्स वाली, और आप फिर आईएल्स दे रहे हो, आपका आईएल्स क्लियर नहीं हो रहा है, फिर आप दोबारा आईएल्स दे रहे हो, तो उससे बेटर है कि आप फिर ओईटी के लिए ही जाओ। एक बार में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, बट आपकी ओईटी की प्रिपरेशन अच्छी, आपकी बेसिक्स क्लियर है, तो आपको लाइक ओईटी क्लियर करने में ईजी रहेगा। ओईटी में क्या है कि हमारे बेसिक्स जो है लाइक ग्रामर है,
टेंसेस हैं वो सब हमें बेसिक वाले यूज़ करने होता है। हाँ, थोड़ा सा राइटिंग में एक्टिव पैसिव जो है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वो हमारा राइटिंग में हमें यूज़ करना पड़ सकता है, बट इतना ज़्यादा एडवांस्ड वे में नहीं है जितना आईएल्स में है। तो ये मेरे कुछ डिफरेंसेस मैं शेयर करना चाह रही थी आईएल्स और ओईटी से रिलेटेड। अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप वो डाउट जो है वो दोबारा क्लियर करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए।